नमस्कार, मैं अंकित यूसीएन विशेष में आप सबका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हमारे एक बड़े ही विशेष अतिथि आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि मान्यता प्राप्त और अनुभवशाली डॉक्टर है, जिन्होंने बच्चों की सेहत और उनके बेहतर भविष्य के लिए अपना योगदान दिया है। ये एक प्रसिद्ध पीडियाट्रिक कंसल्टेंट है और साथ ही साथ सीनियर कंसल्टेंट है किम्स कडल्स मदर एंड चाइल्ड सेंटर में, और वहां पर ही हेड ऑफ डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक एलर्जी एंड स्लीप मेडिसिन है। डॉक्टर राजकुमार किरटकर जी ने एमबीबीएस और एमडी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया है और एलर्जी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में फेलोशिप भी इन्होंने हासिल की है। 18 सालों से ज़्यादा का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही पीजी गाइड भी ये रह चुके हैं MUHS में, और 25 साल से ज़्यादा का इनका प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजकुमार किरटकर जी का यूसीएन के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अंकित, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर इन योर प्रेस्टिजियस चैनल, दैट इज यूसीएन चैनल। थैंक यू। राइट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर, आज की शुरुआत जो है हम करते हैं कि जो आजकल एलर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है, तो एलर्जी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। एलर्जी एक इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शंस रहती है, ओके, जिससे एक कोई भी प्रोटीन या एलर्जन अपने शरीर में अगर जाता है तो उससे एक एडवर्स रिएक्शंस जैसे होते हैं, और ये IgE मेडिएटेड रहते हैं। नॉर्मली अपने बॉडी में IgG और IgM एंटीबॉडीज तैयार होती है, जैसे अपनी इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, तो IgG और IgM तैयार होता है और वो अपने इन्फेक्शंस को बाहर निकालता है, मतलब वो प्रोटेक्टिव ये रहता है। ऐसे इम्यूनिटी के दो आर्म रहते हैं, एक प्रोटेक्टिव रहता है और एक अगर हाइपर एक्टिव हो जाता है दूसरा आर्म, तो IgE प्रोड्यूस करता है और अपने शरीर में डिलीटरियस इफेक्ट, दैट इज अनवांटेड इफेक्ट तैयार करता है। उसको एलर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स देयर आर टू आर्म्स, वन इज TH1 एंड TH2। TH2 अगर इन्वॉल्व होता है, वो अगर हाइपर एक्टिव होता है तो IgE प्रोड्यूस होता है। IgE प्रोड्यूस होने के बाद वो शरीर के ऐसे अपने डिफेंस जो सेल्स रहते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस है, बेसोफिल्स है, इस पे अटैच रहते हैं, अटैच होते हैं, और ये इसको अपन सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। ये पहला जो स्टेज रहता है सेंसिटाइजेशन, मतलब एक बार आपके शरीर में एलर्जन गया है, IgE तैयार हुई है और IgE अपने शरीर में डॉर्मेंट पड़ी है, बट फिर से अगर वही एलर्जन के साथ अगर अपना कांटेक्ट होता है तो ये एलर्जन और ए एंटीबॉडी, दैट इज एंटीजन और एंटीबॉडी, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, हाँ, सेल्स अपने इसमें से कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है और उसके कारण अपने शरीर में सिम्टम्स दिखते हैं, उसको अपन एलर्जी बोलते हैं, क्लिनिकल एलर्जी। ओके। तो एलर्जी के बारे में तो आपने काफी अच्छे में बताया सर, इसमें आपने एलर्जेंस का भी जो है उल्लेख किया है। तो एलर्जेंस क्या चीजें होती है, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स बताना चाहिए। एलर्जन जो अपने शरीर के लिए कुछ ऐसे काम की चीजें नहीं रहती, जैसे डस्ट माइट्स है। डस्ट और डस्ट माइट अलग अलग है। डस्ट माइट्स जो रहते हैं ये एक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो अपने आंखों से दिखते नहीं है और पूरे अपने घर में, जैसे बेड है या फिर कारपेट है या फिर अपने अपहोल्स्ट्री है, उसके ऊपर पड़े रहते हैं। अच्छा। और दे आर इन मिलियंस में रहते, बिलियंस में रहते हैं। उनके जो यूरिन रहता है, उनके जो फीसेस रहते हैं वो अपने डस्ट में मिल जाते हैं, और जब भी अपन ग्रूमिंग करते हैं तो उसमें उड़ जाते हैं हवा में। वो अगर अपन सांस के थ्रू अगर लेते हैं तो उसमें अपने को सिम्टम्स आते हैं। तो ये एलर्जन। तो आजकल सर बच्चों में भी काफी एलर्जी जो है कॉमन होती जा रही है, तो कितनी कॉमन है ये आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर देखो तो वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन अपने इंडिया में रहती है जी, और हर एक डिजीज का हर एक जियोग्राफिकल एरिया में इसका जो इंसिडेंस या प्रिवेलेंस जो बोलते हैं अपन, वो अलग अलग रहता है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, दैट इज लाइफ स्टाइल, डाइटरी हैबिट्स कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, और जेनेटिकली कैसे लोग हैं, उसके ऊपर से उसका है ना अलग अलग इसमें ये बीमारी का अलग अलग उसका इंसिडेंस रहता है। इंडिया में देखा जाए तो अपने एक फेज 3 स्टडी की है, दैट इज इंटरनेशनल स्टडी ऑन अस्थमा एंड एलर्जी इन चिल्ड्रन। ये स्टडी के अनुसार अराउंड 7% जो बच्चे हैं
वो 6 to 7 ईयर्स एज में वीज पाई गई है, मतलब दे अस्थमा के लिए प्रोन है या अस्थमा है उनमें, ऐसा हो अपन सकता बोल है या तो सकते हैं इसको। होता है। या दे आर मोर प्रोन, क्योंकि 6-7 साल में अपन बहुत ऐसा ये नहीं कर सकते, तो उसमें बोल सकते कि ये है। और यही अगर एज अपन आगे लेके जाए 13 से 14 साल, तो यही इंसिडेंस अपना 11 से 20% तक होता है। अच्छा। एक्जिमा जो स्किन के ले रहता है, वो स्किन की खुजली आती है, ये हाँ। आती है एक्जिमा जो बोलते हैं अपन इसको, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये 5.8 to 6% रहता है। और फूड एलर्जी जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, मतलब Okay. अराउंड 2 to 3% वगैरह ये रहता है सर। Okay. ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में हो, कौन से लाइफस्टाइल में ये है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा असर और होता है। स्टडी टू स्टडी वो डिफर भी करता है, मतलब लोकेशन टू लोकेशन, स्टडी टू स्टडी, वो हर चीज के हर साथ चीज सारे में फैक्टर्स उसमें आ जाते आ हैं। जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में, भारत में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन कौन कौन से एलर्जीज है जो बच्चों अपने को इंडिया होती में है? अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी एलर्जी सबसे ज्यादा कॉमन है। रेस्पिरेटरी एलर्जी मतलब एलर्जिक राइनाइटिस, जो नाक बहना, नाक बंद होना, छींके आना। राइनो कंजंक्टिवाइटिस मतलब आपको सर्दी भी है और आईज से है ना, आंख से मतलब पानी भी आता है, आईज रेड भी है और खुजली भी होती है। ओके। ये सेकंड ये रहता है कि दूसरा, वो अगर आप नीचे चले जाओ तो अस्थमा, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। अराउंड 60 to 70% ऑफ अस्थमा जो बच्चों में डायग्नोस होता है वो एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी की वजह से ही होता है मैक्सिमम। तो सर ये क्या एलर्जी जो है जेनेटिक फैक्टर भी एक प्ले करता है एलर्जी होने में? क्या जेनेटिक्स? एलर्जी होने के लिए ना 3 चीजें जरूरी रहती है। एक है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब आप पेरेंट्स अगर जेनेटिकली उसमें अगर कुछ एलर्जी के है जी, तो उनके बच्चों में नेचुरली वो जीन्स रहेंगे। और इसका जो ये रहता है दैट इज इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, मतलब जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और थर्ड होस्ट डिफेंस फैक्टर्स, दैट इज अपनी जो इंडिविजुअल की जो इम्यून सिस्टम के बारे में। हाँ। अगर ये 3 चीजों के इंटरेक्शन से ही ये जो है एलर्जी आगे डेवलप होती है, एलर्जी के सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं पूरे। तो ये सिम्टम्स जो एलर्जी के होते हैं बच्चों को आजकल काफ़ी ज़्यादा जो देखने मिल रहे हैं, तो क्या ये आपने जैसे एनवायरनमेंट की भी बात की, तो क्या अगर कोई जैसे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र वगैरह होता है या कोई दूसरे एक सिटी से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, तो उसमें भी एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोकेशन चेंज हुआ? क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हुए सुनते हैं ना कि यहाँ का पानी सूट नहीं हुआ, हवा सूट नहीं हुई। तो क्या ये एलर्जी से रिलेटेड है सर? अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है कि मानो अगर पेरेंट्स में एलर्जी है और वो बच्चों में उसके जीन्स तो ऑलरेडी डॉर्मेंट है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, और वो ऐसे रूरल एरिया में है या दूसरी जगह पे जहाँ पे एनवायरनमेंट क्लीन है, नीट है, बट सडनली वो पोल्यूटेड एरिया में आ गए, मतलब बिकॉज ऑफ ट्रांसफर बोलो, ये बोलो, तो ऐसे इसमें वो जीन एक्टिव होने के लिए मदद मिलती है, इसको एपिजेनेटिक फैक्टर्स बोलते हैं अपन, है ना। वो डीएनए तो उसका चेंज नहीं करते, बट उसके जो एक्सप्रेशन जो रहता है उसका चेंज कर लेते हैं, दैट इज एपिजेनेटिक फैक्टर्स। मतलब जैसे कि व्हीकल्स रहते हैं, व्हीकल और एग्जॉस्ट है, डीजल का है ना, इसके कारण, या कोल का है, या फिर अपने जो ये लगाते हैं अपन क्या मॉस्किटो कॉइल्स, या अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, ये चूल्हे जलते हैं जैसे गाँव में इधर, या फिर कोयला अपन जला के अपन ये कर लेते हैं, इससे जो पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसे, इसके कारण है ना ये उसमें मॉडिफाई होके वो चांसेस ज्यादा रहते कि उसको एलर्जी की तकलीफ बढ़े, आगे बढ़ सकती है। देयर इज अ गुड चांस। बहुत बड़ा रोल है स्मोकिंग। अब देखो ना, मतलब अगर पेरेंट्स अगर स्मोक करते हैं, घर में स्मोकी रहते हैं, तो बच्चा है ये है तो उसके ये रहता है, एक्सपोज हो जाता है और वो ज्यादा चांस रहती है कि उसको ये रहे। तो सर जब मैं ये एलर्जी के बारे में थोड़ा सा जब कुछ पढ़ रहा था, तो एक एटोपिक मार्च का भी एक टर्म कॉफी का कॉइन हुआ है, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? एटोपिक मार्च क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। एटोपिक मार्च इज नथिंग बट इट इज अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज प्रोसेस। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज प्रोसेस मतलब कि ये कहाँ शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, ऐसा उसको मार्च बोलते हैं, एटोपिक मार्च। लाइक जैसे कि बच्चों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा अपन बोलेंगे स्किन का, बट स्किन का ये जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है ये प्योरली एलर्जी नहीं है, इसके साथ जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक ब्रीच रहता है, उसमें से एलर्जन जाने के लिए बहुत सहूलियत रहती है, इसलिए प्रोन रहता है कि दूसरे एलर्जी को भी डेवलप करे, सेंसिटाइज करे दूसरे एलर्जन को। तो इनिशियली अगर आप देखो तो फर्स्ट 5-6 मंथ्स में, 7-8 मंथ्स में अगर एटोपिक डर्मेटाइटिस है, उसके थ्रू अपन जो फूड देते हैं बेबीज को बोलो, या फिर कांटेक्ट के थ्रू बोलो, या इसके थ्रू बोलो, ये तो फूड एलर्जी डेवलप हो जाएगी।
फूड एलर्जी अगर डेवलप होती है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इन्फेंसी में, बिलो 2 इयर्स आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड फूड एलर्जी जनरली 2 इयर्स के पहले मैनिफेस्ट हो जाते हैं, दे में कंटिन्यू फर्दर। बट आगे चल के अगर देखा जाए तो अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस ये अपने चाइल्डहुड में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इनका जो ये है सफर है फ्रॉम एटोपिक डर्मेटाइटिस टू रेस्पिरेटरी एलर्जीज, इसको अपन एटोपिक मार्च बोलते हैं। और सर एक और चीज़, जैसे आपने इतनी डिटेल्स बताई है और लोकेशन जैसे आपने कहा कि काफ़ी मैटर करता है एलर्जी होने में, लेकिन ट्रैवलिंग में जब कई लोग करते हैं, ट्रैवलिंग में कई लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस है, या पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी में ना मोशन सिकनेस ज़्यादा होता है, पेट्रोल की गाड़ी में कम होता है, तो क्या इसके फ्यूम्स भी कुछ अफेक्ट करते हैं? ये भी कुछ एलर्जी का पार्ट है? नहीं, ये कोई एलर्जी का पार्ट नहीं है। आप बोल सकते हो कि इससे ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर हो सकता है अगर अच्छा, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलर्जी। ऑल राइट। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो पहले सिम्टम्स को डिटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पेरेंट्स कैसे उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को एलर्जी है? क्योंकि टेस्ट करवाना वो बहुत लेट स्टेज हो जाती है, जब पूरी एलर्जी जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बच्चों को एकदम पहले ही एलर्जी का टेस्ट नहीं करवाते स्टार्टिंग में, तो पेरेंट्स को अगर आइडेंटिफाई करना है क्या क्या सिम्टम्स है एलर्जी के, तो एलर्जी के सिम्टम्स वेरेवर देयर इज अ इच, सस्पेक्ट करो कि वहाँ पे एलर्जी हो सकती है। इचिंग, ओके, इचिंग मतलब अगर स्किन का अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन है, अगर खुजली है तो एलर्जी हो सकता है। ओके, अगर खुजली नहीं है तो 100% एलर्जी नहीं है, बट खुजली होने के बाद भी वो एलर्जी रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, ये रह सकता है ऐसा। मतलब ये एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा तो सबको पता है कि स्किन का एक ये है, बार बार ईचिंग होते रहती है जनरली, ऐसा फ्लेक्सर और एक्सटेंसर एस्पेक्ट भी ऐसे ये अफेक्ट होते हैं, चीक्स पे होता है बच्चों में, है ना। तो ये ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरिया में जैसे रहता है, पैर पे रहना, हाथ पे रहना, गाल पे रहना, यहाँ अगर इचिंग ज्यादा हो रही है, अगर कुछ चीज, कोई चीज या कोई एनवायरनमेंट के वजह हाँ से, एनवायरनमेंट से मतलब जैसे कुछ जो एटोपिक डर्मेटाइटिस रहती है फूड रिलेटेड थोड़ा सा एक्सासर्बेट होती है, नॉट ऑल ये सभी के सभी एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्सासर्बेट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ है जो एक्सासर्बेट हो जाते हैं क्योंकि इसमें ड्यूअल मैकेनिज्म रहता है। एक जैसे मैंने पहले ही बोला था, एक आईजी इमीडिएटेड और अनदर इज नॉन आईजी इमीडिएटेड, तो ये दोनों मैकेनिज्म इसमें होते हैं। अगर आईजी इमीडिएटेड है तो डेफिनेटली ये कुछ फूड बोलो या कोई ट्रिगर से आपको ईचिंग ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे ये एक हो गया। दूसरा, फूड का अगर आप देखो तो फूड में क्या रहेगा, कोई भी चीज खाने के बाद इसको टॉलरेट नहीं होगा, मतलब लूज मोशन, वोमिटिंग, ये तो पार्ट एंड पार्सल रहता ही है, बट अगर साथ में उसको कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी है तो खांसी बढ़ेगी, नाक बढ़ेगा, नाक से ये सर्दी बहेगी, छींके आना शुरू हो जाएंगी। जैसे अपन बोलते हैं कि इसको है ना, कुछ खाने से खांसी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, केला मत खिलाओ, दही मत खिलाओ, खट्टी चीजें मत खिलाओ, ये जो रहता है, तो ये दे आर ट्रिगर्स। एक्चुअली उसकी एलर्जी है नहीं है ये तो बात का इशू है, बट कुछ चीजें जो खट्टी चीजें रहती है, हिस्टामिनर्जिक बोलते हैं, पर हिस्टामिन कंटेंट ज्यादा रहता है उसमें, तो वो डेफिनेटली वो ट्रिगर करती है। बट अपने को ढूंढना पड़ेगा कि सही में ये इसको मिल्क की एलर्जी है क्या, या मिल्क से प्रोडक्ट की एलर्जी है क्या, ये टेस्ट करे बगैर अपन नहीं कर सकते। मदर ये उस पे ध्यान रख सकते हैं कि नहीं ये खाने से है ना डॉक्टर इसको ज्यादा होता है, ठंडा खाने से उसको ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सीजनल है, सीजनल हो सकता है, कभी कभी सीजनल रहता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि राउंड ईयर रहता है। दो टाइप की एलर्जी रहती है, पेरिनियल बोलते हैं उसको, जो साल भर रहती है उसको पेरिनियल बोलते हैं, और जो सीजन के थ्रू आती है उसको सीजनल बोलते हैं। सीजनल की अगर आप बात करेंगे तो जैसे अपना समर है, सॉरी विंटर और रेनी सीजन में है ना, सर्दी बार बार होती रहती है बच्चों को, सर्दी रहेगी, खांसी रहेगी, बट जो सर्दी और खांसी बिना फीवर की रहती है, और 10 दिन से ज्यादा लेती है जाने के लिए, है ना, आप समझ, विदाउट फीवर, हाँ विदाउट फीवर में भी कभी कभी सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन भी ट्रिगर कर सकता है, कभी फीवर रह सकता है, बट जनरली जो सर्दी और खांसी, अगर वायरल इन्फेक्शन से तो क्या 10 दिन में निकल जाना चाहिए। 10 दिन से अगर ज्यादा लेती है सर्दी जाने के लिए या खांसी जाने के लिए, तो आपने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए कि कहीं एलर्जी तो नहीं। ओके। दूसरा, कुछ खाने के बाद अगर शरीर पे ऐसे दाने आते हैं जो ईच करती, खुजली आती है, जैसे पित्त बोलते हैं, पित्त के वजह से भी होता है, वो एक एलर्जी का पार्ट है। ओके, है ना, तो ये मतलब रेस्पिरेटरी हो गया, फूड का हो गया है, स्किन का हो गया, ऐसे अगर मैनिफेस्टेशन से जो बार बार आते हैं, कुछ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज खाने से आते हैं और रिपीटेड रहते हैं, रिपीटेटिव हो रहे तो एलर्जी हो सकती है, तो एलर्जी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, और एलर्जी है नहीं है तो आपने
तो एलर्जी का टेस्ट कैसे होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, क्योंकि एलर्जी का टेस्ट बहुत कम लोग ही है जो करवाते होंगे। करते हैं बेसिकली, टू बी वेरी फ्रैंक, ड्यूरिंग मेरे अंडर ग्रेजुएट बोलो, पोस्ट ग्रेजुएट बोलो, या मैं जब एसोसिएट प्रोफेसर भी था तो लेवल तक एलर्जी और स्लीप मेडिसिन है ना, ये पेडियाट्रिक्स में पढ़ाया नहीं जाता था। मतलब अभी भी, मतलब वो टॉपिक है, पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करो, ये करो, बट इसका अवेयरनेस बहुत कम था। रीजन ये है कि अपनी इंडिया में इन्फेक्शन रेट ज्यादा था, तो इन्फेक्शन ही इतना ज्यादा था कि एलर्जी और ये बहुत ही मिनिस्कल इसमें रहता था। ये तो इसको वैल्यू ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां देखो, छोटी को छोड़ दो। ऐसा ये था कि मतलब आप इतने बिजी रहते थे कि आप इस तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई कंसेप्ट नहीं था। बट अभी आज अगर आप देखो तो अभी मैं 25 इयर्स बाद के बाद अगर मैं देखूं, मैं मेरा 25 साल पहले की जर्नी और अभी की इसमें, अभी ज्यादातर ऐसा है कि एक या दो ही बच्चे हैं, आपका सैनिटाइजेशन इम्प्रूव हो गया है, अर्निंग बढ़ गई है, और इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट के चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है वो क्या हो रहा है, वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब देखो तो हमेशा मतलब आप जो मैदा या मैदे से रिलेटेड जो चीजें हैं, पिज्जा है, पास्ता है, बर्गर है, या फिर मैगी है, नूडल्स है, इसका ज्यादा सेवन चल रहा है। चाइनीज फूड का ज्यादा ये हो रहा है, जैसे अजीनोमोटो अपन बोल सकते हैं। और ये डाइटरी चेंजेस, और फ्रूट्स, कितने बच्चे फ्रूट्स खाते हैं, कितने बच्चे हरी सब्जियां खाते हैं, कितने बच्चे हैं जो येलो या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपन बोलते हैं वो खाते हैं, कितने पेरेंट्स सर्व करते हैं। हमेशा तो यही तो कंप्लेंट है, बच्चा तो खाता ही नहीं है, ये तो खाता ही नहीं है, ये करता ही नहीं, वो करता ही नहीं है। और दूसरा एक फैड इसके साथ आपने देखा होगा कि हर माँ अपने बच्चों को है ना वीडियो के साथ ये दिखाती है, इसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा के साथ। बट ये जो अर्बनाइजेशन के साथ जो चीजें अपने साथ आ रही है, वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है, इसी के साथ ये चीजें बढ़ रही। तो सर ये अब इतनी सफाई की और हाइजीन की भी बात चल रही है, तो एक हाइजीन हाइपोथेसिस के वजह से भी एक होता है, क्योंकि अति हाइजीन, कोई भी चीज की अति जो है वो क्षति करती है, चाहे आप हाइजीन हो या ज्यादा गंदगी हो। वेरी ट्रू, है ना। तो हाइजीन हाइपोथेसिस के बारे में सर आप क्या कहेंगे, इसके थोड़ा सा अवेयरनेस। हाइजीन हाइपोथेसिस बोलो या फिर ओल्ड फ्रेंड्स हाइपोथेसिस बोलो, जैसे अपन गांव में बोलो या फिर रूरल एरिया में बोलो या फिर शहर में भी बहुत सारी जगह पे इतनी साफ सफाई नहीं रहती थी जी। बच्चे सड़कों पे खेलते थे, मैदान में खेलते थे, इधर उधर खेलते थे, बारिश में खेलते थे। अभी तो फुटबॉल के मैदान गायब हो गए, अब दिख रहे हैं, कोई खेलता ही नहीं। क्रिकेट की मतलब बहुत सारा ऐसा है ना, गेम भी हो गए थे, इंडोर हो गए, इंडोर स्टेडियम है, ये मैक्सिमम टाइम इंडोर है। पेरेंट भी बच्चों को जाने नहीं देते, जैसे मैंने बोला एक ही बच्चा है तो बाहर मत जा, इधर मत जा, बहुत सारी चीजें अपन जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके कारण इन्फेक्शन रेट कम हो गया है। वैक्सीनेशन 100% हो रहा है, गवर्नमेंट का रहे या प्राइवेट में रहे, वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा है, तो इन्फेक्शन अपना डेफिनेटली कम हो गया। इन्फेक्शन अगर कम हो गया तो TH1 का जो आर्म था वो डॉर्मेंट रह गया है, मतलब वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है। या फिर ये ऐसे इसमें जब भी कोई एलर्जन कांटेक्ट में आता है तो TH2 की तरफ ये डायरेक्ट जाता है। हाँ, ये तो इसलिए ये TH2 क्या करेगा, TH2 अपना IG प्रोड्यूस करेगा और एलर्जी के लिए अपने को प्रोन रखेगा। फिर से रिपीटेड वो कांटेक्ट होगा तो मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। मतलब अगर बच्चों को आप खेलने देते हो, मिट्टी में खेलने देते हो, या फिर मतलब ऐसे बार बार छोटे छोटे सब इन्फेक्शन होते रहते, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, अपनी इम्यूनिटी बढ़कर और एलर्जी कम हो जाती है। जैसे रूरल एरिया में आप देखो, मतलब कंपेयर करो, अगर आप शहर अर्बन एरिया में रहते हो, अपना इंडिया का रूरल एरिया देखो, वहाँ पे एलर्जी का प्रमाण कम है कंपेयर टू ऐसे अपने अर्बन एरिया के सिटीज में। तो लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं आजकल जो हाइजीन कॉन्शियस तो हो गए हैं, अब हम लोग आपस में हमारी लाइफ में भी देखते हैं कि थोड़ा सा एलर्जी जैसा सिम्टम्स भी दिखे तो यार सिट्राजिन खा लो, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर एलर्जी जैसी जो ये प्रॉब्लम है, ये कोई एक बीमारी है, तो ये क्या परमानेंटली पूरी क्योर हो सकती है, या इसके सिर्फ सिम्टम्स को ही हम दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं? इसके बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि मैंने अभी बोला है कि एलर्जी के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है। हाँ, वो तो है। आप डायबिटीज का एग्जांपल ले लो या हाइपरटेंशन का एग्जांपल ले लो। सो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इसका क्योर है क्या? अभी तक तो पता नहीं, सुनने में नहीं आया क्योर। आप क्योर नहीं करते, बट आप उसको क्या करते हो, आप उसको कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल बराबर है। अगर आप शुगर की गोली न खाओ या फिर इंसुलिन न लो तो आपका शुगर बढ़ जाएगा,
बराबर है। बीपी की गोली न खाओ तो आप बीपी बढ़ जाएगा। इसका कोई कंट्रोल मतलब परमानेंट क्योर नहीं है ना, कि आपने 2 साल तक दवाई ले ली अभी खत्म हो गया, मेरा तो हाइपरटेंशन था अभी निकल गया है, मुझे तो डायबिटीज था अभी तो निकल गया। ऐसा नहीं है इसमें, बराबर है, इसमें नहीं है। फिर भी तो लोगों में इतना अवेयरनेस है कि जिस जैसे भी उसको डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है, रेगुलर दवाई लेता है, रेगुलर अपना ये कर लेता है ना, चेकअप के लिए रूटीन बना लेते हैं, मतलब उसको कंट्रोल में रखता है। सेम वे एलर्जी एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं कि 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में निकल जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको एलर्जन कौन सा है, आप रिपीटेडली उसके साथ एक्सपोज हो रहे हैं क्या, और आप रिपीटेडली सिम्टम्स आ रहे हैं क्या। अगर रिपीटेडली आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आगे चल के उसके कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे तो उसके भी परिणाम आपको दिखने लगेंगे। तो आप इसको क्या कर रहे हो, छींक आई तो सेट्रिजिन ले लिया, नाक बह रहा है तो आपको सेट्रिजिन ले लिया, आप टेम्पररी तो उसको आप दबा रहे हो। ये सेल्फ मेडिकेशन यही आपको डिजीज के प्रोग्रेशन के लिए बड़ा ये होता है, सपोर्ट करता है, डिजीज और बढ़ने में उसको डिजीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके बारे में घर में सब डॉक्टर बने रहते हैं। डायबिटीज के लिए बराबर से ले लेंगे। एलर्जी को कंट्रोल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जनरली छोटे बच्चों का है तो पता ही नहीं, हाँ सर्दी तो होती रहती है, खांसी तो होती रहती है, हमको भी होती रहती थी, ये होती रहती है, अपन इसको इग्नोर करके इसको बढ़ा रहे हैं, आगे 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 अपन बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे नए नए जो रहते हैं एलर्जन उसके साथ एक्सपोज होते रहता है, नए नए सेंसिटाइजेशन होते रहता है, नई नई एलर्जी आने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल अपन वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। और इसके जो टारगेट ऑर्गन है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जैसे कि स्किन। अब स्किन को कितनी भी खुजली हो जाए, थोड़ा सा लोशन लगा लो, ये कर लो, कुछ दवाई ले लो, तो आप उसको जानलेवा नहीं है। तो जैसे आपने बोला था कि क्यूरेबल है क्या, नहीं है जी। तो अगर आप एलर्जी मैनेजमेंट देखो तो इसके 4 स्टेजेस रहते हैं एलर्जी मैनेजमेंट के। एक रहता है कि अवॉइडेंस, मतलब आप एलर्जन को अवॉइड करो तो आपको एलर्जी होगी नहीं, बट अवॉइड क्या क्या करें ये तो पता नहीं है। हाँ, एलर्जी लिस्ट कैसे बनाए पता नहीं है। हर एक घर में 2 पर्सन रहते हैं, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट चीज की एलर्जी रह सकती है। तो एलर्जिस के लिए भी एक डिफिकल्ट रहता है कि उसका एलर्जी किस चीज के वो ढूंढ के निकालना है ना, वो सबसे पहला स्टेज रहता है। सेकंड स्टेज रहता है रेस्क्यू थेरेपी। जैसे आपने बोला कि सर्दी हो गई तो सेट्रिजिन ले लो, और कुछ खांसी हो रही तो इनहेलर ले लो, या फिर मतलब कुछ मेडिसिन ले लो। ऐसे उसके फर्दर एक स्टेप बोलते हैं अपन कंट्रोलर स्टेज, जिसमें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलो या नजल ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलो, ये अपने को देने पड़ते हैं एज ए कंट्रोलर थेरेपी। बट आप बार बार देखना है तो उसका डोज कम ज्यादा करना, ऊपर करना, नीचे करना, सो दैट कंट्रोल करते रहना पड़ेगा। ये अपने को डॉक्टर्स के सुपरविजन में लेना पड़ता है। ये हो गया है थर्ड। एंड फोर्थ स्टेज है इम्यूनोथेरेपी। जैसे अपने को पता चलेगा कि ये एलर्जी डस्ट माइट से, फॉर एग्जांपल आप डस्ट माइट की इम्यूनोथेरेपी दे दो। बहुत सारे बच्चे जैसे अभी 6-7 बच्चे हैं जो सालों से इनहेलर पे थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर पे थे, नाक के जो इनहेलर इसमें थे, नजल स्प्रे पे थे, और आई के ड्रॉप चल रहे थे, बहुत बार स्टेरॉइड्स थे, कभी इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रॉप चल रहे थे। आज जो फ्री है पूरे मेडिसिन से, 1 साल के इम्यूनोथेरेपी के बाद उनमें काफी अच्छा पाया गया है। अभी 6 से 7 बच्चे हैं जिनको मैं इम्यूनोथेरेपी दे रहा हूँ। अच्छा। इसलिए कोविड के बाद ही ये चालू किया है मैंने इधर का। ओके। किंग्स कडल में। तो ये नियर क्यूरेबल अपन बोल सकते, क्योंकि 1 इन अ मंथ आपको आना है, इंजेक्शन लगवा के जाना है। 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है सबलिंगुअल, मतलब आप घर में बैठ के ड्रॉप्स ले सकते हो, या एक इंजेक्शन है तो जिसके अपन बूस्टर डोज बोलते हैं, मंथली 1 बार लेना पड़ता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट रहते हैं ऐसे, उसको एसपीटी बोलते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं, और एक ब्लड टेस्ट रहती है। स्किन प्रिक टेस्ट अपन जनरली एलर्जन को क्या करते हैं, स्किन के अंदर ऐसे थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, सो दैट आईजी एंटीबॉडी है क्या नहीं उसके अगेंस्ट अपन वो चेक करते हैं। इसको सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। दूसरा रहता है कि ब्लड टेस्ट रहती है, जिसमें अपन स्पेसिफिक आईजी टेस्ट करते हैं बाय इम्यूनोकैप मेथड। इम्यूनोकैप इम्यूनोलाइट मेथड रहती है जिससे अपन डिटेक्ट करते हैं। और अभी एक रिसेंटली आया दैट इज सीआरडी, कंपोनेंट रिजॉल्व डायग्नोसिस। मतलब एलर्जन के भी कंपोनेंट रहते हैं, उस पे भी अपने को पता चल जाता है कि ये कंपोनेंट मेजर है या माइनर है। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं लास्टली हमारे जाने से पहले कि जितने भी पेरेंट्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों की वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए वो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या चीज़ें जो है अपने माइंड में रखें कि एलर्जीज जो है इससे प्रोन बहुत कम हो उनके बच्चे?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप प्रेगनेंसी से बात करें, प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ TH2 डोमिनेंट स्टेज रहती है। मतलब Okay. ऐसा है, TH2 लिम्फोसाइट डोमिनेंट स्टेज रहती है। जैसा कि मदर केस में फीटो पैटर्नल एंटीजेंस रहते हैं। फीटल जब बेबी जब तैयार होता है तो दूसरा ही एंटीजन रहता है वो, तो उसका TH1 जो अगर काम करेगा तो डिस्टर्ब करेगा उसको, हो सकता है। हाँ, दैट इज अपने बॉडी के अगेंस्ट जो जो चीजें है उसको है। तो ये प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ TH2 डोमिनेंट स्टेज रहती है। ऐसे इसमें जब भी बेबी बाहर आता है, ये आता है, तो उसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो जनरली कॉलोनिक जो रहता है बैक्टीरिया से उसका होते रहता है। और सीजरिन डिलीवरी है तो चांसेस ज्यादा रहती है कि एलर्जी हो जाए, बट ये प्रूव नहीं हुआ है। दूसरा एक रहता है कि दूध कौन सा देना है, क्योंकि सीजरिन डिलीवरी होती है तो बाहर का दूध देते हैं अपन, माँ का दूध थोड़ा सा कम देते हैं। अच्छा। अगर ब्रेस्ट फीड बेबीज में देखा गया है कि जो बेबीज ब्रेस्ट फीड है उनमें एलर्जी का प्रमाण कम है। ओके। तीसरा अगर आप देखो तो जो बच्चों में मतलब खेलने, जैसे मैंने बोला है कि ज़्यादा हाइजीन की बजाय थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है इनिशियल फेज में, तो उनमें एलर्जी का प्रमाण ज़्यादा है। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ करना, उसमें एलर्जी का प्रमाण ज़्यादा होते रहता है। और आगे अगर आप बढ़ते जाते हो तो जैसे मैंने बताया है कि आपको अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि सही में एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि एलर्जी क्यूरेबल या नियर क्यूरेबल और लॉन्ग टर्म रिमिशन अपन जिसको बोलते हैं कि आप देने के बाद 4-5 साल तक तो नहीं आती है ना। तो एक अर्ली अगर स्टेज में आप ट्रीटमेंट करते हो, चाइल्डहुड में आप अगर ट्रीटमेंट करते हो, तो फर्दर सेंसिटाइजेशन जो रहता है नए नए इसके साथ एलर्जन के साथ, वो नहीं होगा। आई होप कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो संतुष्ट होंगे आज के हमारे इस जो हमारा इंटरव्यू रहा है, और काफ़ी जानकारी इनको एलर्जी के बारे में भी मिली होगी, और एलर्जी को भी अब थोड़ा सा अवेयर रहेंगे सारे के सारे लोग, यही आशा करेंगे सर। और थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, UCN पर, हमारे UCN स्टूडियो में इस UCN विशेष कार्यक्रम में आने के लिए। और आपसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको ये सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं तो डेफिनेटली खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वही आपको सही सलाह दे पाएंगे। और UCN विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अभी आपसे लेंगे हम इजाज़त। नमस्कार।